सोचो एक ऐसे देश को जिसका आधा हिस्सा रो रहा था और आधा दूसरा हिस्सा सिर्फ देख रहा था। एक मुल्क पाकिस्तान, और उसके अंदर ही जंग चल रही थी अपने ही लोगों के खिलाफ। वेस्ट पाकिस्तान जहां से हुकूमत चल रही थी, और ईस्ट पाकिस्तान जहां 56% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आवाज दबाई जा रही थी। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, और सबसे ज्यादा अलग थी सोच। 1947 के बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इनकी बांग्लादेशी लैंग्वेज तक को बैन करने की कोशिश की गई। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 160 में से 160 सीट जीत ली थी ईस्ट में, पर वेस्ट पाकिस्तान ने रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और तब शुरू हुई एक आग जो पूरे मुल्क को जलाकर राख कर देगी। मार्च 1971 ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों का जुलूस था। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि उनकी आवाज सुनी जाए, पर इस्लामाबाद ने जवाब दिया गोलियों से। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने एक आइकॉनिक स्पीच दी। दिस टाइम द स्ट्रगल इज फॉर आवर इमेंसिपेशन, दिस टाइम द स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस। इस स्पीच के कुछ दिन बाद पाकिस्तान आर्मी ने सर्च लाइट ऑपरेशन लॉन्च किया, और ये बस एक शुरुआत थी कत्लेआम की। 25 मार्च 1971 वो रात थी जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, इंसानियत के दिल में छा गया। पाकिस्तान आर्मी ने एक प्लान एक्टिव किया, ऑपरेशन सर्च लाइट, और इस प्लान का सिर्फ एक ही मतलब था, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को खामोश करना हमेशा के लिए। ऑपरेशन सर्च लाइट का सिर्फ एक ही एम था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को जड़ से मिटा देना। सबसे पहला निशाना बना ढाका यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में थे, लेकिन आर्मी के लिए वो सिर्फ एक थ्रेट थे। टैंक आए और बिना वार्निंग के गोलियां चलाई। क्लासरूम्स खून से भर गए। सिर्फ ढाका यूनिवर्सिटी में ही 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। कई माओं के सामने उनके बच्चों को गोली मार दी गई, कई बेटियों के साथ रेप हुए, और कई कई पूरी बस्तियों को आग लगा दी गई। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 3 लाख से लेकर 30 लाख तक सिविलियंस को मार दिया गया, और लगभग 4 लाख बंगाली महिलाएं सेक्सुअल वायलेंस का शिकार बनी। ये कोई वॉर नहीं थी, ये तो एक सोचा समझा कत्लेआम था अपने ही लोगों के खिलाफ। जरा सोचे, एक सुबह आप सोकर उठते हैं और आपका घर जल चुका होता है। ना पासपोर्ट, ना सामान, ना पैसे, सिर्फ एक चीज होती है, जान बचाना। और यही हुआ 1971 में, जब लाखों बंगाली लोग भागकर भारत आने लगे। ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद सिर्फ 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली रिफ्यूजीज ने भारत में पनाह ली। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी इन्फ्लक्स बन गई थी। इनमें से कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम, और सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, खौफ। ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस का हिस्सा नहीं थे, ये उस जुल्म का भी जिंदा सबूत थे जो पाकिस्तान इन पर कर रही थी। रिफ्यूजीज को एकोमोडेट करना एक नाइटमेयर था। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरम, आसाम और बिहार में 8,000 से ज्यादा कैंप लगाए गए थे। एक दिन में 60,000 से ज्यादा रिफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। भारत के हॉस्पिटल्स भर गए, स्कूल कैंप्स बनने लगे, और राशन खत्म होने लगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने लगा, लेकिन भारत ने लोगों को ठुकराया नहीं। इंदिरा गांधी ने तब एक पीएम के रूप में कहा, ये सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस नहीं है, ये पूरी इंसानियत का क्राइसिस है। लेकिन सवाल ये था, कितनी देर तक भारत चुप रहेगा? क्या एक दिन भारत भी इस जंग का हिस्सा बनेगा? भारत एक शांत देश था, लेकिन हर शांत समुद्र के अंदर एक तूफान छुपा होता है, और 1971 में उस तूफान का नाम था इंदिरा गांधी। जब दुनिया मुंह फेर रही थी और पाकिस्तान जुल्म कर रहा था, तब भारत की प्रधानमंत्री ने एक कदम उठाया जिसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। जून 1971 इंदिरा गांधी ने सभी ग्लोबल पावर्स को लेटर भेजा, इंक्लूड यूएस, यूके, यूएसएसआर। उन्होंने कहा, वी विल नॉट रिमेन साइलेंट। द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान इज नॉट एन इंटरनेशनल मैटर एनीमोर। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन से भी अपील की, लेकिन अमेरिका ने साइड दिया पाकिस्तान का। ये वही वक्त है जब भारत ने दुनिया को बताया, हम सिर्फ स्पेक्टर्स नहीं, प्रोटेक्टर्स भी हैं। अक्टूबर 1971 तक भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर फुल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया था। 1 लाख से ज्यादा सेना ईस्टर्न सेक्टर में तैनात हुई थी। इंदिरा गांधी ने एक शब्द कहा था, ए वॉर इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस। और तब भारत ने अपने पेशेंस खत्म किए, और ये था टर्निंग पॉइंट, जहां भारत ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से निकलकर मिलिट्री स्ट्रेटेजी चुनी। वक्त था 1971 का, जब बंगाल के जंगलों में एक नई आर्मी जन्म ले रही थी। ये लोग ना तो ट्रेंड थे और ना ही सोल्जर्स, ना ही यूनिफॉर्म्ड आर्मी थी, फिर भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौज का सामना करने के लिए निकल पड़ी। इनका नाम था मुक्ति बाहिनी, मतलब मुक्ति की फौज।
आजादी के सिपाही। ये बंगाली गोरिल्ला फाइटर्स जो पहले सिविलियंस थे अब पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर बन चुके थे। मुक्ति बाहिनी का फॉर्मेशन 1971 में हुआ। इसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, फार्मर और जवान बंगाली सिविलियंस भी शामिल थे। इन्होंने गोरिल्ला तकनीक और इंटेलिजेंस गैदरिंग में मास्टर्स हासिल की। उन्होंने काफी सारे ब्रिजेस उड़ाए, ट्रेनों पर कब्जा किया, पाकिस्तान के बेसिस पर अटैक किया बिना किसी आर्मी के सपोर्ट के। उनका वेपन था उनका जुनून और उनका टारगेट था ईस्ट पाकिस्तान की आजादी। मुक्ति बाहिनी फाइटर्स ने अप्रोक्स 10,000 छोटे और बड़े नामुमकिन मिशंस को कर दिखाया। रॉ रिसर्च एस एनालिस्ट विंग ने सीक्रेटली मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। बाय नवंबर 1971 1 लाख मुक्ति बाहिनी फाइटर्स एक्टिव थे इंडियन आर्मी के कोऑर्डिनेशन में। इस सीक्रेट कोलैब का कोड नेम था ऑपरेशन जैकपॉट। मुक्ति बाहिनी सिर्फ एक फौज नहीं थी, वो बंगाल के दिल की धड़कन थी जो हर गोली के साथ कहती थी आजादी हमारा हक है। 3 दिसंबर 1971 शाम के 5:40 एक ऐसा पल जिसने पूरे साउथ एशिया के मैप को हिला दिया। पाकिस्तान ने बिना किसी वार्निंग के भारत पर पहला वार कर दिया। टारगेट था इंडियन एयर बेसिस अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, उत्तरले, आगरा। पाकिस्तान ने सोचा एक सरप्राइज अटैक करने से भारत घबरा जाएगा, लेकिन वो भूल गया था भारत 1971 का भारत था। ऑपरेशन जंगेज खान ये था पाकिस्तान का कोड नेम इस एयर स्ट्राइक के लिए। टोटल 11 एयर बेसिस पर बॉम्बिंग की गई पर कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने उसी रात इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुलाई और उस एक रात ने भारत की स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया। भारत ने तुरंत डिफेंसिव टू ऑफेंसिव पोस्चर स्विच किए। इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों को वॉर रेडी डिक्लेयर किया गया। अब भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। अब भारत जवाब देने वाला था गोलियों से। एक तरफ जुल्म था और दूसरी तरफ न्याय। और 4 दिसंबर की सुबह भारत ने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, भारत ने इतिहास लिखना शुरू किया। दुश्मन ने भारत के एयर बेसिस पर वार किया था पर उन्हें यह नहीं पता था कि समुद्र से भारत का जवाब आएगा। और जब ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ तो अरेबियन सी का पानी खून से लाल हो गया। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नेवी की 3 मिसाइल बोट्स ने कराची पोर्ट की तरफ रुख किया और टारगेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल बेस और ऑयल रिजर्व। कराची हार्बर में 7 दिन तक आग लगी रही और 500 से ज्यादा नेवी के लोग मारे गए और उनका फ्यूल रिजर्व भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये था भारत का सर्जिकल नेवी स्ट्राइक। उस रात भारत ने सिर्फ समुद्र नहीं जीता, भारत ने दुश्मन के दिल में एक डर बसा दिया था। दुश्मन सोच रहा था कि भारत सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित रहेगा, लेकिन उसका सपना उस दिन टूटा जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में पहला कदम रखा। नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। ऑपरेशन जैकपॉट एक कोड नेम था इंडियन और मुक्ति बाहिनी के जॉइंट मिशंस का। टारगेट था पाकिस्तानी मिलिट्री सप्लाईज की लाइंस को काटना और ढाका तक रास्ता बनाना। मुक्ति बाहिनी के लोकल फाइटर्स ने इंडियन आर्मी के लिए परफेक्ट इंटेल और ग्राउंड सपोर्ट दिया। ऑपरेशन जैकपॉट में 500 से ज्यादा सोल्जर्स कैप्चर हुए और ईस्ट पाकिस्तान के हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट इंडिया के कंट्रोल में आते गए। और ये ऑपरेशन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था। पाकिस्तान का मोरल टूट चुका था। 16 दिसंबर 1971 सुबह का वक्त था। दुनिया के 2 देशों के बीच 13 दिन की लड़ाई का आखिरी दिन था, लेकिन इस दिन होने जा रहा था एक ऐसा सीन जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। भारत की ईस्टर्न कमांड ढाका के बिल्कुल दरवाजे पर थी और पाकिस्तान की आर्मी थक चुकी थी, हार चुकी थी। पाकिस्तान के जनरल के नियाजी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोरा के सामने रमन रेस कोर्स ग्राउंड पर सरेंडर किया। ये टोटल 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था ये। उस वक्त पूरी दुनिया के कैमरे चल रहे थे और हर फ्रेम में सिर्फ एक ही सीन था, भारत की विजय और पाकिस्तान की हार। इस सरेंडर के बाद ईस्ट पाकिस्तान ऑफिशियली बांग्लादेश बन गया। 13 दिन में भारत ने एक पूरे देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये थी इंसानियत, स्ट्रेटेजी और सैक्रिफाइस का सबूत। 1971 के इस वार ने पूरी दुनिया को दिखाया कि जब भारत लड़ाई करता है तो सिर्फ सीमाएं नहीं, पूरी तकदीर बदल देता है। लेकिन सोचो, अगर आज ये जंग होती तो क्या फिर से वही एंडिंग होती? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें रैम्स ऑफ रियलिटी। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।